So hello everyone, we are going to analyze the Hindu paper of 20th फरवरी। ठीक है, आज हम देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और उसका एनालिसिस भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं 20 फरवरी के बारे में कुछ आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि आज का दिन जो है वो है आपका वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। ठीक है, तो सोशल जस्टिस डे है और इसका पर्टिकुलर थीम क्या है? थीम है ये आपका ओवरकमिंग द बैरियर एंड अनलीजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल जस्टिस। तो इसमें आप देखिए कि सोशल जस्टिस जब वर्ल्ड, पहले इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, कुछ भी चीजें आप पढ़ेंगे उसमें हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा आपको उस चीज को समझना है कि सोशल जस्टिस है क्या। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इसीलिए आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस से पहले मैंने ये पर्टिकुलर चीज आपको बताई। जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पता है दो वर्ड है, पहले सोशल है। जब हम किसी भी चीज में, ये सोशल वर्ड क्या है, सोशल वर्ड में डिफरेंट डायमेंशन आएगी जो आपकी पर्टिकुलर लाइफ से रिलेटेड होती है। जैसे सोसाइटी को हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है, सोसाइटी में उनका पर्टिकुलर कल्चर की हम बात करते हैं। वहाँ पे जैसे इंडियन सोसाइटी है उसका ऑर्गेनाइजेशन कास्ट बेस्ड है तो कास्ट डायमेंशन की बात करते हैं। सोसाइटी में हम जो सोशल इश्यूज है, सोशल डायमेंशन है, उसमें हम रिलीजन की बात करते हैं, वहाँ पे हम लैंग्वेज की बात करते हैं। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। तो जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि अगर आपकी सोसाइटी में कहीं पे भी इन किसी भी बेसिस पर, ये आपके डिफरेंट जो बेसिस है, चाहे वो कल्चरल हो या फिर कास्ट बेस्ड हो, रिलीजन बेस्ड हो, लैंग्वेज बेस्ड हो, अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है, अगर कोई भी एक्सप्लॉयटेशन है तो हमें उसको रिमूव करना है। दैट इज सोशल जस्टिस। इसका मतलब है कि सोशल डायमेंशन में आपको किसी भी टाइप के डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन को रिमूव करना है। तो सोशल जस्टिस, देखिए इस टाइप के वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सिविल सर्विस प्रिपरेशन में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। सोशल जस्टिस टर्म आपको मेंस एग्जामिनेशन में, चाहे प्रीलिम्स में भी कभी आपको एक डायमेंशन आपको पूछ सकते हैं, बट स्पेशली अगर आप देखेंगे मेंस एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आपका। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस क्या होगा, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर बेसिकली रिमूविंग एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन इन सोशल डायमेंशन। मैंने आपको बता दी कौन कौन सी डायमेंशन। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं अपने न्यूज़पेपर की तरफ और यहां पर आपकी जो पहली न्यूज है ये है आपके रिलेटेड टू इंडियन डायस्पोरा। देखिए, अभी रिसेंट में क्या हुआ, एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट ने बताया है कि इंडियंस जो है पिछले अगर हम सालों की बात करें तो बहुत सारे इंडियंस, आपको पता है कि माइग्रेट होकर डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं और इंडियन डायस्पोरा को वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड भी बोला जाता है। ठीक है, कि मोस्ट आपका वाइब्रेंट है और डाइवर्सिफाइड है और डिफरेंट कंट्रीज में आप देखेंगे तो लगभग सभी देशों में इंडियन डायस्पोरा आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें 2021 की रिपोर्ट की तो यहाँ पर इंडिया का डायस्पोरा हाईएस्ट था, 18 मिलियन आपका। ठीक है, 18 मिलियन लोग आपके कहाँ रह रहे हैं, इंडिया से बाहर रह रहे हैं, बाहर के देशों में रह रहे हैं। और आपको पता है कि इन सब लोगों के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया था, उन्होंने स्टार्ट किया था प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, और अगर मैं 2023 की बात करूं तो ये प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे हुआ था, ये एमपी में हुआ था। ठीक है, ऑर्गेनाइज किया गया था मध्य प्रदेश में। आप इसका जो थीम है वो देख लीजिए, यहाँ पे है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर टू इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ठीक है, देखिए कभी कभी एग्जामिनेशन आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में, दैट्स व्हाई आई डिस्कस दिस पॉइंट। ठीक है, तो अगर अब बात करते हैं कि ये बेसिकली है क्या और ये रिपोर्ट आई क्या है, रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट। आप इस टैगलाइन को देखेंगे यहाँ पे, रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट है रिसेंट की वो बताया गया है कि अब अगर हम करंट ईयर की बात करें, 2022 की बात करें, जो लास्ट अभी आपका ईयर है, ठीक है, जो एंड होगा अभी मार्च में, अगर हम सिंपली देखते हैं कि हमारा कब से चलता है, आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, अगर हम उसकी कैलकुलेशन देखें तो यहाँ पर इस साल मैक्सिमम लोगों ने, जो प्रोसीडिंग ईयर है आपका, उसमें मैक्सिमम लोगों ने इंडिया की सिटीजनशिप त्यागी है। ठीक है, इंडिया की सिटीजनशिप को त्याग दिया है। ठीक है, तो वो जो नंबर है तो आप यहां पे देख सकते हैं 2.25 लाख। इसका मतलब है 2.25 लाख लोगों ने इंडिया की सिटीजनशिप त्याग दी और क्या किया है, विदेशों में सिटीजनशिप लिया, डिफरेंट कंट्रीज में। और इन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो सिटीजनशिप लेने वाले लोग हैं उनमें जो मैक्सिमम तादाद हो रही है अब ऐसे लोगों की हो रही है जो क्या है, जो बेसिकली हाई वर्थ इंडिविजुअल है। ठीक है, हाई वर्थ इंडिविजुअल है, जिनकी जो वेल्थ है
हाई वेल्थ इंडिविजुअल जो है उनकी जो वेल्थ है वो कितना है, वो करीब करीब 8 करोड़ से ज्यादा है। वो लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के थ्रू वहां पे परमानेंट रेजिडेंस ले रहे हैं, उसके बाद वे सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसे होता है, देखिए डिफरेंट कंट्री क्या करती है, डिफरेंट प्रोग्राम रखती है अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जॉब्स क्रिएट करने के लिए। तो विदेशों में जो लोग होते हैं, जैसे यूएसए की हम बात करें, तो वो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम रखती है कि अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे जॉब प्रोड्यूस करनी है, तो हम उसको परमानेंट रेजिडेंट, जिसको पीआर बोलते हैं, वो दे देंगे। चाहे हम कनाडा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, डिफरेंट गोल्डन वीजा, दिस वीजा, गोल्ड वीजा, ये वीजा, अलग अलग टाइप के वीजा प्रोग्राम वो रखते हैं। ठीक है, तो इंडिया से ये प्लान हो रहा है, तो ये इसका इंपैक्ट क्या होगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों मैंने आज ये इस न्यूज़ को डिस्कस किया। देखिए, अगर बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट की, जॉब क्रिएशन की, आपको पता है कि इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है और गवर्नमेंट उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाती। इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर हमारा इन्वेस्टमेंट वो बाहर जा रहा है, हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, देखिए एक तो पॉजिटिव चीज़ है कि ठीक है भाई, हर कंट्री में होंगे हमारे लोग, तो वहाँ पे रिलेशनशिप भी अच्छी बनती है, बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स है, रेमिटेंस भी वहाँ पे आता है। बट इसके ड्रॉबैक्स क्या है, ड्रॉबैक्स उसके ये है कि यहाँ पर वो लोग जा क्यों रहे हैं, इसका रीजन पता चला कि यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है फॉरेन के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसे आप बोलते हैं वो काफ़ी कम है, और बहुत सारे लोग हेल्थ इश्यूज़ को लेके, बहुत सारे अदर फैक्टर को लेके, सिक्योरिटी फैक्टर को लेके पलायन कर रहे हैं। तो ये एक गंभीर समस्या है हमारी कंट्री के लिए, और धीरे धीरे हम इसको टैकल कर रहे हैं। इंडिया, आपको पता है कि अभी अगर देखा जाए 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। धीरे धीरे हम इस चीज़ को टैकल कर रहे हैं। बट इस पर्टिकुलर जो ये न्यूज़ है, इससे क्या है, इससे हमें ये सीख लेनी है कि भाई अभी हमें अपना जो इकोसिस्टम है वो हर फील्ड में, चाहे हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी हो या फिर सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, अगर चाहे बात करें पोल्यूशन की, जो हेल्थ फैसिलिटीज है, सब चीज़ को इम्प्रूव करना होगा। अदरवाइज क्या होगा, जैसे हम ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ होगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ होगा। आपको पता है दादा भाई नारोजी ने 1867 में ये थ्योरी दी थी, आपकी ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा, तो ये भी हमें रोकना है, हमें अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ज़्यादा देनी है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए, आपके सिविल सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी इंटरव्यू में भी जाएंगे या फिर अदर चीज़, ये क्वेश्चन आ सकता है भाई क्यों वहाँ पे लोग जा रहे हैं। तो इसके मैंने आपको बताया मेन रीजन क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की मैंने, हेल्थ की बात की, एजुकेशन की भी बात है यहाँ पे। ठीक है, तो डिफरेंट पैरामीटर्स है। नेक्स्ट अब चलते हैं, हमारी सेकेंड न्यूज़ है, वो सेकेंड न्यूज़ है आपकी चिली प्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है, अभी रिसेंट में जो आपकी तेलंगाना की तेजा चिली है, उसका जो है आपका बहुत सारी कंट्री में उसका एक्सपोर्ट बढ़ गया है। ठीक है, आपको नहीं जाना कि कितना एक्सपोर्ट है, पर्टिकुलर ये डेटा आपको याद नहीं रखना है। इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि जो इंडिया है आपकी, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चिली प्रोडक्शन। चिली प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, इंडिया में होता है। कंज्यूमर भी कौन है, इंडिया है। एक्सपोर्टर भी कौन है, इंडिया है। तो प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट चिली प्रोडक्शन। तो वो दे सकते हैं इंडिया लार्जेस्ट क्या है, वो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर है। अगर इंडिया में और उसके बाद में अगर कंट्री देखे तो चाइना, थाईलैंड है बाद में, जो इंडिया को फॉलो करते हैं। बट अगर इंडिया की बात करें कि इंडिया में कौन सा स्टेट है, तो आपका आंध्र प्रदेश है, जो कि अराउंड 37% ऑफ चिली प्रोडक्शन इंडिया का उसको, ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है 37% अराउंड। और इसके बाद में फिर आपका तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पे है आंध्र प्रदेश। तो यही क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तेजा चिली के बारे में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस सिंपली आपको रखना है कि किस पर्टिकुलर रीजन में ये है। ठीक है, तो ये है रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, आपको पता है कि अभी जो है आपका, चाहे वो शिवसेना, और जो शिवसेना में दो गुट है आपके, एक क्या है आपका उद्धव ठाकरे जी वाला गुट और दूसरा एकनाथ शिंदे जी वाला गुट। ठीक है, दोनों के बीच में आपको पता है अभी रिसेंट में केस भी चला था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया है, वो जो पर्टिकुलर सिंबल है धनुष और तीर का, वो किसको दे दिया है, एकनाथ शिंदे जी वाले गुट को दे दिया है। और वहां पे भी बात हुई थी डिस्क्वालिफिकेशन की। और यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर आपका आर्टिकल है, ये क्या है कि आपके जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप है, वहां पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके
डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो दो चीजें हैं, जब आप डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो यहां पे अगर आप आर्टिकल 102 देखेंगे तो डिस्क्वालिफिकेशन के दो बेसिस है यहाँ पे, ठीक है। एक तो सिंपली आर्टिकल 102, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे ये 5 पैरामीटर्स है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी एक पैरामीटर होता है तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। दूसरा है आपका यहाँ पे सेकंड क्लोज, और यहाँ पे है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। तो दो चीजें आपको देखनी है। एक तो सिंपल जब डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा कोई भी मेंबर, कैसे? अगर वो पर्टिकुलर मेंबर क्या है, वो होल्ड करता है कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को सिंपली आप ये समझ लीजिए, ये इस टाइप का ऑफिस है जहां पे वो होल्डर ऑफ ऑफिस क्या कर रहा है, कोई बेनिफिट ले रहा है, ठीक है। वो कोई सैलरी ले रहा है, रिम्यूनरेशन ले रहा है, किसी भी टाइप का बेनिफिट ले रहा है। तो उससे क्या होगा, अगर इस टाइप के पर्सन को आप एमपी बनाएंगे और आप वहां पे लेके आएंगे, तो आपको पता है कि एमपी इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट की, चाहे पॉलिसी फॉर्मेशन की बात हो, बहुत सारा उनका रोल रहता है। अगर वो एमपी मिनिस्टर है तब और ज्यादा रोल होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की जब बात है तो हम कहते हैं कि पर्टिकुलर मेंबर का क्या नहीं होना चाहिए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि वो ऐसी चीजें में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जहां पे उसको बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे, उसकी वजह से क्या होगा कि आप डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, जब मिनिस्टर की बात होती है तो मिनिस्टर को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर रखा गया है, ठीक है। तो भैया अदर डिफरेंट पोस्ट है, कोई भी पोस्ट हो सकती है जहां से वो बेसिकली बेनिफिट ले रहे हो। इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा अब आपका है अनसाउंड माइंड। इस पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि पूरा डिस्कस करने में टाइम लग जाएगा। दूसरा है अनसाउंड माइंड, ठीक है। तीसरा है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। चौथा है अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है या फिर उसने क्या है सिटीजनशिप किसी फॉरेन कंट्री की ले ली है, ठीक है, बिना यहाँ पे बताए हुए, तो वो भी नहीं हो सकता क्योंकि सिटीजनशिप एक क्या है, क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है एमपी के लिए। फिर आपका फिफ्थ है, अगर वो डिस्क्वालीफाई होता है किसके द्वारा, पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाती है और उसके द्वारा वो डिस्क्वालीफाई है टू बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये 5 क्राइटेरिया दिए गए हैं और यहाँ पे इन 5 क्राइटेरिया में अगर कोई भी पर्सन होगा तो उसको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे। दूसरा चीज है यहाँ पे आपको पता ही है, दूसरी चीज है आपकी एंटी डिफेक्शन लॉ में उसके अदर पैरामीटर्स है, उसको हम अलग से देखेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर आपका एडिटोरियल है ये आपका इसी से रिलेटेड है जो डिस्क्वालिफिकेशन आप करेंगे 102 में, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, ये पर्टिकुलरली एक केस आया था, आपको पता होगा, लिली थॉमस केस 2013 का। और वहां पे क्या बोला गया था, वहां पे बोला गया था कि अगर किसी भी पर्सन को का कन्विक्शन हो जाता है, मान लिए उस पर कोई भी चार्जेस, कोई एक्विजिशन है, कोई चीज, कोई केस चल रहा है और वहां पे उस बंदे को कन्विक्ट कर दिया जाता है, दोषी करार दे दिया जाता है और उसको सजा मिल जाती है 2+ ईयर में, 2 और मोर देन 2 ईयर्स की, ठीक है। उसको अगर इतनी सजा मिल गई तो आप क्या होंगे, वो आप अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप वहां से आपकी सीट क्या हो जाएगी, उसी टाइम से ऑटोमेटिकली वहां पे वो सीट खाली हो जाएगी, आपको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है, मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब दूसरी चीज क्या है कि आपको डिस्क्वालीफाई कितने टाइम के लिए किया जाएगा, जितने टाइम का आपका कन्विक्शन है और उसके 6 साल बाद तक, ठीक है। तो ये लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट जजमेंट है, उस पे बेसिस भी उसके बेसिस पे भी इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में बातें आपको बताई गई है। ये एडिटोरियल आप पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है आपका, ठीक है। तो 2 ईयर से ज्यादा कन्विक्शन वो उसको क्या कर दिया गया था, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। बट अभी भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या है मैं आपको बताता हूँ कि ठीक है, आपने बताया कि 2+ के बाद में क्या कर दिया जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बट अगर स्टार्टिंग में 1951 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जो पीपल एक्ट है उसकी बात करें तो वहां पे दिया हुआ था कि अगर 3 मंथ्स तक के बीच में आप कन्विक्शन के बाद में 3 मंथ तक आप पेटिशन फाइल कर देते हैं, ठीक है, कि हमको क्या करना है, ये पर्टिकुलर जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट आपने कहीं पे पेटिशन फाइल कर दी हायर कोर्ट में, तो क्या हो जाएगा, तब तक आपको रोक दिया जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। बट सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे मैंने आपको बताया, लिली थॉमस में इस चीज को हटा दिया गया था कि नहीं, ये अगर रहेगा तो इससे तो क्या हो जाएगा, बढ़ते चले जाएगी चीजें। बट अभी भी वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर पूरे के पूरे तरीके से वो केस ही इस टाइप से हो कि स्टे लगा दिया जाए तो उस केस में क्या होगा, ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है वही चीज बताता है कि अगर आपके केस में स्टे ही लगा दिया गया तब क्या चीजें होंगी, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है ये। और इसके साथ में मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि डिस्क्वालिफिकेशन का जो ये 10 आर्टिकल है या एंटी डिफेक्शन लॉ की भी जब हम बात करते हैं तो ये पर्टिकुलरली जो एक तरीके से
जो डिक्लाइन ऑफ मोरालिटी की जब हम बात करते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव की, देखिए मैं पहले तो बोलता हूँ कि ऑनरेबल जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, देखिए बहुत सारे एक्विजिशन हम डिस्कस करते हैं चीज़ों को, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है। और आप भी जब कभी ऐसी चीज़ें यूज करें तो पर्टिकुलरली आप एक जनरल सेंस में यूज करिए। कहीं पे भी आप ये नहीं बोल सकते कि भाई पर्टिकुलर जो हमारे एग्जीक्यूटिव है वो करप्ट है या फिर जुडिशियरी करप्ट है। आपको जनरलाइजेशन देखना पड़ेगा कि लूपहोल्स कहाँ पे है। तो यहाँ पे भी जब हम क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो आपको एडीआर की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि 43% जो मेंबर्स हैं हमारे लोअर हाउस के, जो हाउस ऑफ पीपल है जिसको लोकसभा बोलते हैं, वहां पे उनके अगेंस्ट कोई ना कोई चार्जेस है। ठीक है, चार्जेज होना, पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिमिनल चार्जेज होने का मतलब नहीं है कि 43% लोग अपराधी है। अगर कन्विक्शन होता है तभी उसको अपराधी माना जाएगा। आप इस चीज को ध्यान रखना। एडीआर की ठीक है रिपोर्ट है, उन्होंने पर्टिकुलरली बोला है कि क्रिमिनल चार्जेज है, बट इसका मतलब नहीं है कि सभी लोग अपराधी है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है 102, ये क्या कर रहा है बेसिकली, उस चीज को, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट है, वो क्या कर रहा है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है उसको रोकने का ट्राई करता है। और इंडिया में आपको पता है बहुत सारे लूपहोल्स है और बहुत सारी चीजें हैं, तो इसके रिगार्डिंग आप देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी पर्पज से।